मैंने एक अच्छा काम किया था और उसी के बदले कंपनी ने मुझ पर 12,28,000 युआन का जुर्माना ठोक दिया। ऑनेस्टली उस मोमेंट मुझे लगा ये कोई मजाक चल रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि मैंने एक पैसा नहीं दिया, बल्कि उल्टा कंपनी से 50 लाख युआन की कंपनसेशन निकलवा ली। और यह कहानी यहीं से शुरू होती है। उस दिन एक जनरल मीटिंग चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक नया इंटर्न उठा और बिना कुछ बोले प्रोजेक्टर बदल दिया, और अगली स्लाइड पर जो दिखा वो मेरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेबल थी। पूरा हॉल एक सेकंड में साइलेंट हो गया। बॉस और पूरी कंपनी की नजरें सीधा मुझ पर लॉक हो गईं। एटमॉस्फियर ऐसा था जैसे मैं कोई बड़ा स्कैम करके पकड़ा गया हूं। तभी वही इंटर्न हुड्डी ऊपर उठाकर एटीट्यूड के साथ कॉन्फ्रेंस टेबल पर ढेर सारी फोटोज फेंकते हुए बोला, बॉस, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये रोज कंपनी की गाड़ी का इस्तेमाल अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए करता है। ये कॉरपोरेट व्हीकल का प्राइवेट यूज है। मैं रिकमेंड करता हूं कि इसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। बॉस का चेहरा उसी पल डार्क हो गया, लेकिन मैं उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ी दया के साथ, क्योंकि ये बंदा प्रमोशन के चक्कर में खुद को ओवर प्ले कर रहा था। जिसे वो कंपनी कार बोल रहा था, वो असल में मेरी खुद की लग्जरी कार थी जिसकी कीमत 6 मिलियन युआन थी। और आयरनी ये थी कि उसी कंपनी की इमेज बेहतर बनाने के लिए मैंने वो कार खुद उन्हें दी थी पूरे 2 साल के लिए, ताकि बड़े क्लाइंट्स के सामने इंप्रेशन स्ट्रांग बने। तभी उसने अगली स्लाइड खोली जिसमें एक्सेल शीट थी और कॉन्फिडेंटली बोला, मैंने कैलकुलेट किया है कि डायरेक्टर लिन रोज लगभग 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है। फ्यूल और वेयर एंड टेयर मिलाकर मंथली कॉस्ट कई हजार युआन बनती है। फिर उसने सीधा लियांग की तरफ देखकर कहा, डायरेक्टर लियांग, कंपनी अभी कॉस्ट रिडक्शन पॉलिसीज लागू कर रही है। मुझे लगता है हमें शुरुआत टॉप मैनेजमेंट से करनी चाहिए। अगर ऐसे बिहेवियर को, कंपनी एसेट्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करने को सख्ती से पनिश नहीं किया गया, तो हम बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे? और बस पूरे रूम की नजरें घूमकर लियांग पर टिक गईं। मेरी कॉलेज फ्रेंड, इस कंपनी की फाउंडर। उसी मोमेंट मेरे दिमाग में फ्लैशबैक चल पड़ा। वो दिन जब कंपनी के पास सैलरीज देने के पैसे नहीं थे और मैंने अपने सेविंग्स निकालकर सबको पे किया था। फिर वो टाइम जब बड़े क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना था और मैंने बिना सोचे अपनी नई खरीदी हुई कार, जिसे मैंने मुश्किल से 1 महीने पहले लिया था, उसे लियांग को देते हुए कहा था, ले जाओ, सबसे जरूरी है डील्स क्लोज करना। और फिर वो कार लगातार 2 साल तक कंपनी यूज करती रही। फ्यूल में भरता था, इंश्योरेंस में देता था, मेंटेनेंस में करवाता था, और कई बार ड्राइवर अनअवेलेबल होता था तो मैं खुद एयरपोर्ट जाकर क्लाइंट्स पिक करता था। कंपनी में हर कोई जानता था कि वो कार मेरी है, लेकिन उस मीटिंग में लियांग के चेहरे पर मुझे डिफेंड करने का स्लाइटेस्ट भी इरादा नहीं था। उसका चेहरा सख्त था, भौहें सिकुड़ी हुई, और वो टेबल पर उंगलियां टैप कर रही थी। और फिर उसने कहा, लिन फेंक, जो चेनाऊ ने रिपोर्ट किया है वह सही है। उस एक लाइन ने लिटरली मेरे दिल की धड़कन रोक दी। मैंने उसे देखा और अंदर से बस एक ही सवाल उठा, सही है। 2 साल पहले जब उसने मुझसे कार मांगी थी, तब उसने कहा था, लिन फेंक, माफ करना परेशानी के लिए। जब कंपनी पैसा कमाएगी तो मैं तुम्हें नई कार दिलाऊंगी। और आज वही मुझसे पूछ रही थी कि ये सब सच है या नहीं। उस मोमेंट मुझे साफ समझ आ गया कि इंटरेस्ट के सामने काइंडनेस की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं शांत था, इतना शांत कि मुझे खुद अजीब लग रहा था। मैंने उसे देखकर पूछा, तो आपका क्या मानना है डायरेक्टर लियांग? उसने नजरें चुरा ली और बोली, फोटो सबके सामने है। लिन फेंक, तुम पुराने एम्प्लॉई हो और मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त भी, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। कंपनी को फेयर रहना होगा, ये प्रिंसिपल है। इसलिए कार की चाबियां दे दो। अब से ये व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, और फ्यूल और वेयर एंड टीयर के जो खर्चे चेनाऊ ने कैलकुलेट किए हैं वह तुम्हारी अगली सैलरी से काटे जाएंगे। तभी चेनाऊ तुरंत बोला, बहुत ही सही डिसीजन डायरेक्टर लियांग। और मुझे लगता है डायरेक्टर लिन को पूरी कंपनी के सामने सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करनी चाहिए। आखिर इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव रहा है। लेकिन लियांग ने तुरंत कहा, सेल्फ क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है, हम पूरी कंपनी में क्रिटिसिज्म सर्कुलर जारी करेंगे। उस मोमेंट मेरे दिमाग में सब फ्रीज हो गया। क्रिटिसिज्म सर्कुलर, सैलरी डिडक्शन, कार की चाबियां कॉन्फिस्केट। मैं लियांग का चेहरा देख रहा था, वही फेमिलियर चेहरा, लेकिन अब वह मुझे पूरी तरह अजनबी लग रहा था। टेक्निकली वो मेरी कार थी और मेरे पास हर प्रूफ था। मैं चाहूं तो उसी वक्त ऑनरशिप पेपर्स उसके सामने फेंक सकता था, पूरा नैरेटिव पलट जाता। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने चेनाऊ की आंखों में एम्बिशन देख ली थी और लियांग की आंखों में कैलकुलेशन। और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये लोग शॉर्ट टर्म जीत रहे हैं, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि उसी वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हो चुका था। ऐसा प्लान
जो हर वार का हिसाब बराबर कर देगा। मैंने बिना हिचकिचाए चाबियां आगे बढ़ाईं और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, ये रही चाबियां, और मैं कंपनी की आलोचना वाली नोटिस स्वीकार करता हूं डायरेक्टर लियांग। उम्मीद है यह गाड़ी कंपनी के लिए और ज्यादा गुड लक लाएगी। अंदर ही अंदर मुझे सब कुछ ऑलमोस्ट फनी लग रहा था, जैसे मैं खुद अपनी ही कहानी में साइड कैरेक्टर बन गया हूं। तभी चेनाऊ ने ताना मारते हुए कहा, डायरेक्टर लेन, अगर शुरुआत से ही ऐसे दे देते तो कितना आसान होता ना। किसी के रिपोर्ट करने का इंतजार करना पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा दया के साथ, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिन चाबियों को जीत समझ रहा है वो असल में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। एक ऐसी बॉम्ब जो पूरी कंपनी को अंदर से उड़ा सकती है। करीब आधे घंटे बाद पूरी कंपनी को ईमेल मिला। क्रिटिसिज्म सर्कुलर वर्डिंग इतनी पॉलिश थी कि पढ़कर लोग इम्प्रेस्ड भी हो रहे थे और गॉसिप भी कर रहे थे। कितना बढ़िया लिखा है। कभी सोचा नहीं था कि डायरेक्टर लेन, जो हमेशा इतना अपराइट लगता था, एक्चुअली पीछे से फायदा उठाता है। मैं बस चुपचाप कॉफी का एक सिप लिया। उसका कड़वा स्वाद मेरी जुबान पर फैल गया, लेकिन जो ठंड मेरे अंदर उठ रही थी वो उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। तभी बिना नॉक किए दरवाजा धड़ाम से खुला और चनाव अंदर आया। पूरी ऑथोरिटी के साथ बोला, डायरेक्टर लेन, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन कर ली है। पिछले 2 सालों में आपको फ्यूल, डेप्रिसिएशन और टोल्स के 12,28,000 युआन रेट्रोएक्टिवली पे करने होंगे। डायरेक्टर लियांग ने अप्रूव कर दिया है। आपके पास 3 दिन है, नहीं तो ये आपके एनुअल बोनस और शेयर डिविडेंड से डिडक्ट कर लिया जाएगा। 12,28,000। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और कहा, चेनाऊ, तुम नंबर्स में अच्छे हो। तुम्हें पता है इस कार का इंश्योरेंस साल का कितना है? उसने तुरंत कहा, कंपनी देती है। मैंने उसे सीधा देखा। नहीं, मैं देता था 500 हर साल और मेंटेनेंस भी मैं करता था, कई बार 10,000 से ज्यादा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने बेपरवाही से कहा, वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने ही तो इस्तेमाल किया है। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, लॉजिक यहाँ इर्रेलेवेंट है, नैरेटिव ही सब कुछ है। मैंने पूछा, तुम्हें पता है ये कार 2 साल पहले कंपनी में कौन लाया था? उसने कंधे उचकाए। कौन जाने, अब तो ये कंपनी की है। डायरेक्टर लिन, बात मत घुमाओ और पैसे दो। चाबियां मैंने ले ली हैं। अब अगर तुम्हें गाड़ी यूज करनी है तो पहले एप्लीकेशन डालनी होगी और मेरी अप्रूवल का इंतजार करना होगा। उस मोमेंट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, ये लेवल का डिल्यूजन रेयर होता है। एक इंटर्न 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और अब ऑपरेशंस डायरेक्टर को अप्रूव करेगा। सीन इतना सरियल था कि अगर कोई सुनाए तो फेक लगे, लेकिन मैंने बस शांत होकर कहा, ठीक है, मैं पे कर दूंगा। वो तुरंत मुस्कुराया, डायरेक्टर लिन, समझदार इंसान जानता है कब झुकना है। और फिर कैजुअली बोला, वैसे डायरेक्टर लियांग ने कहा है कि अगले हफ्ते एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहा है। अपनी पर्सनल चीजें कार्ड से हटा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट बेबी सीट या टॉयज देखकर कंपनी की इमेज खराब हो जाए। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, अब मेरी ही जिंदगी कंपनी एम्बेरसमेंट बन गई है। जैसे ही वो गया, मैंने तुरंत फोन उठाया। हेलो, मैं लिन फेंक बोल रहा हूँ। मुझे एक लीगल मैटर पर कंसल्टेशन चाहिए, कंपनी द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी के इलीगल एप्रोप्रिएशन और रेट्रोएक्टिव चार्जेस के बारे में। कॉल खत्म करके मैंने ड्रॉर खोला और नीचे से एक एनवलप निकाला। प्रूफ्स। मेरे पास सब कुछ था। हर ट्रांसफर रिकॉर्ड, हर इनवॉइस परफेक्टली प्रिजर्व। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर साफ लिखा था लिन फेंग। मुझे साफ याद है 2 साल पहले लियांग ने मुझसे कहा था, लिन फेंग, क्या हमें तुम्हारे साथ लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हें 2,000 पर मंथ रेंट दे सकती हूँ। और मैंने हंसकर कहा था, छोड़ो, हम दोस्त हैं। कंपनी अभी शुरू हुई है, थोड़ा बचत कर लेते हैं। उस वक्त मुझे लगा था ये ट्रस्ट है, लेकिन अब समझ आया, वो नाइफ मैंने खुद उनके हाथ में दिया था। अगर उन्हें रूल्स के हिसाब से खेलना है तो ठीक है, अब गेम भी रूल्स से ही खेलेंगे। मैं उठा और सीधे बेसमेंट पार्किंग में गया, और जो मैंने देखा, ऑनेस्टली उससे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कुछ नहीं हो सकता था। चेनाऊ वहां खड़ा था और स्टाफ को आदेश दे रहा था, इस कुशन को फेंको, बहुत खराब है। और ये डेकोरेशन क्या है, इसे भी फेंको। ड्रंक की सारी बॉक्सेस भी निकालो, कौन जाने क्या पर्सनल सामान पड़ा हो। वो कुशन मेरा कस्टमाइज्ड लेदर कुशन था जिसकी कीमत 8,000 युआन थी, और वो डेकोरेशन मेरी बेटी का हैंडमेड लकी चार्म था। उस मोमेंट मेरे अंदर कुछ क्वाइटली टूट गया। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी यहीं छोड़ दो, हम ऊपर जा रहे हैं। और फिर खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टीयरिंग पकड़ते हुए फोटो ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मेरी नई सवारी। जो लोग मेहनत करते हैं उनकी किस्मत कभी खराब नहीं होती, आगे बढ़ो। मैंने वो पोस्ट देखा और उसे लाइक भी कर दिया और धीरे से बुदबुदाया, जाओ चेनाऊ, एंजॉय करो, लेकिन ध्यान से चलाना, क्योंकि ये कार सिर्फ अपने असली मालिक की सुनती है। अगली सुबह एचआर मैनेजर ने मुझे बुलाया और बोला, डायरेक्टर लिन, आपकी डिसिप्लिनरी वायलेशन का इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा है।
इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सस्पेंड कर दी जाएं। यह ड्यूटीज अब चेनाऊ को ट्रांसफर होंगी। डायरेक्टर लियांग का कहना है कि चेनाऊ भले ही युवा है लेकिन उसके प्रिंसिपल्स स्ट्रैंग हैं और वह इश्यूज को सामने लाने में फेयरलेस है। इसीलिए कंपनी उसे एक्सेप्शनल प्रमोशन देकर ऑपरेशन सुपरवाइजर बनाना चाहती है ताकि वह आपकी वर्कलोड का कुछ हिस्सा संभाल सके। मैं बस उसे देखता रहा और अंदर ही अंदर मुस्कुराया क्योंकि उन्हें लग रहा था उन्होंने मुझे डाउनग्रेड कर दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली गेम अभी शुरू हुआ है, एक्सेप्शनल प्रमोशन। मैंने अंदर ही अंदर दोहराया और हल्की सी हंसी निकल गई। यह बंदा सच में मेरी ही छाती पर चढ़कर सुपरवाइजर बन गया था। चेनाऊ ने सच में जैकपॉट मार लिया था। तभी उसने कैजुअल अथॉरिटी के साथ कहा, डायरेक्टर लिन, डायरेक्टर लियांग ने कहा है कि आप मेरे साथ क्लाइंट इंफॉर्मेशन का हैंडओवर कोऑर्डिनेट करें, खासकर मिस्टर साहू से जुड़ी चीजें। वो अगले सोमवार आ रहे हैं और मुझे पहले से फेमिलियर होना है। मिस्टर साहू उस समय कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट और आयरनी ये थी कि 2 साल पहले हमने उसे कंपटीशन से छीना था और उसमें सबसे बड़ा रोल उसी कार का था, वही कार जिसे अब ये लोग मुझसे छीन चुके थे। चेनाऊ थोड़ा झुककर बोला, कुछ डिटेल्स फाइल्स में नहीं होंगी ना? जैसे मिस्टर साहू को क्या पसंद है, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, हॉबीज वगैरह? मैंने उसे देखा और आधी सच्चाई परोस दी। मिस्टर साहू को द ओंग पाओ टी पसंद है, वो सी फूड नहीं खाते और गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। मैंने बस इतना ही बताया क्योंकि असली बात यह थी कि मिस्टर साहू को सबसे ज्यादा नफरत उन यंग लोगों से थी जो बिना नॉलेज के ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और इम्प्रेस करने के लिए ओवर एक्ट करते हैं। और ऑनेस्टली चेनाऊ उस कैटेगरी का वॉकिंग एग्जाम्पल था। वो तुरंत बोला, नोटेड थैंक्स लिन जी, फिर कैजुअली ऐड किया, बाय द वे कार की कीज मैंने ड्राइवर को दे दी है। डायरेक्टर लियांग का कहना है कि अब से ये कार सिर्फ मिस्टर साउ जैसे हाई लेवल क्लाइंट्स को रिसीव करने के लिए यूज होगी, बाकी टाइम ये पार्क्ड रहेगी। मैंने सिर हिलाया, अच्छा पार्क्ड रहेगी, देखते हैं कितने दिन, क्योंकि मुझे पता था ये लोग टेम्पटेशन रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। उसी दोपहर मैं सीधे ब्रांड शोरूम पहुंच गया। स्टाफ मुझे देखते ही बोला, मिस्टर लेन, आपको देखकर अच्छा लगा, कार बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे फुल इंस्पेक्शन करानी है और ट्रैकिंग सिस्टम अपग्रेड भी। वो बोला, जरूर, क्या आप कार लेकर आए हैं? मैंने कहा, नहीं, कुछ दिनों में कोई लेकर आएगा, बस याद रखना जैसे ही कार वर्कशॉप में आए तुरंत सारे डोर्स लॉक कर देना। मेरी इंस्ट्रक्शन के बिना कोई उसे बाहर नहीं ले जाएगा, अंडरस्टूड? वह तुरंत सीरियस हो गया। कार आपके नाम पर है, हम सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। और उसी पल मुझे लगा रियल शो अब शुरू होगा। मैं टैक्सी लेकर वापस ऑफिस आया और जैसे ही बिल्डिंग के सामने पहुंचा वही क्वीनन धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकलती दिखी। विंडो नीचे हुई और अंदर से आवाज आई, अरे लेन, टैक्सी ले रहे हो? सॉरी, डायरेक्टर लियांग एक डील क्लोज करने जा रही है, हमें कार रिक्विजिशन करनी पड़ी। इतनी गर्मी में मेहनत मत करो, घर जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखो। मैंने बस उन्हें जाते हुए देखा, अंदर ही अंदर हंसा। यह लोग मेरी कार, मेरा फ्यूल यूज करके डील्स क्लोज कर रहे हैं और मुझे ही लेक्चर दे रहे हैं। ऑनेस्टली ये लोग लीच लेवल पर पहुंच चुके थे। उसी वक्त मैंने फोन निकाला, हेलो, मैं अपनी फ्यूल कार्ड डीएक्टिवेट करवाना चाहता हूँ। हाँ, अभी के अभी ब्लॉक कर दीजिए। फिर मैंने दूसरा कॉल किया एरिया के टॉप रियल एस्टेट एजेंट को। अगर ये लोग हिसाब करना चाहते हैं तो ठीक है, पूरा हिसाब होगा, क्योंकि जिस ऑफिस में ये लोग बैठे थे वो बिल्डिंग भी मेरी ही प्रॉपर्टी थी। जब लियांग ने कंपनी शुरू की थी तो वह डिसेंट ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपने पिता की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी उसे मार्केट प्राइस के आधे रेंट पर दे दी थी। कॉन्ट्रैक्ट ईयरली था और जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत रिन्यू होता था और नेक्स्ट मंथ वो एक्सपायर होने वाला था। चुनाव कॉस्ट कट करना चाहता था ना, तो सबसे पहले रेंट से ही शुरू करते हैं। शुक्रवार की रात मैं घर पर अपनी बेटी के साथ ब्लॉक्स जोड़ रहा था कि अचानक फोन बजा। लियांग थी, उसकी आवाज इरिटेटेड थी। लिनफेंग, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, घर पर। वो बोली, फ्यूल कार्ड क्यों काम नहीं कर रही? वह भरवाने गया था, ब्लॉक दिखा रहा है। मैंने बिल्कुल कैजुअली कहा, वह कार्ड मेरे पर्सनल नाम पर है, खो गई थी तो मैंने डीएक्टिवेट कर दी। वह तुरंत भड़क गई, तुमने जानबूझकर किया है डायरेक्टर लिन। मैंने ठंडे टोन में जवाब दिया, पहली बात वो मेरी पर्सनल कार्ड है, मैं जब चाहूं डीएक्टिवेट कर सकता हूं। दूसरी बात, अगर कंपनी कार यूज कर रही है तो मेरी पर्सनल कार्ड से फ्यूल क्यों भरवा रही है? क्या फाइनेंस हर महीने ड्राइवर को फ्यूल अलाउंस नहीं भेजता? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर उसने कहा, ठीक है लिनफेंग, बहुत ठीक, अब से कंपनी का पैसा कंपनी देगी और तुम कंपनी के किसी रिसोर्स का इस्तेमाल भूल जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट डायरेक्टर, अभी तो यह शुरुआत है,
रविवार रात को मैंने सारे रिसीप्ट्स निकाले और बिल्डिंग का लीज कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें साफ लिखा था, वैलिड टिल 7 मार्च 2026। यानी कल अगर रिन्यू नहीं हुआ तो वो इलीगल ऑक्यूपेंसी में आ जाएंगे। मैंने थोड़ा सोचा और एजेंट को मैसेज किया, कल सुबह 10 बजे नए टेनेंट्स को साइट दिखाना। उसने तुरंत रिप्लाई किया, परफेक्ट क्लाइंट, ये लोकेशन बहुत डिमांडेड है, एक फाइनेंशियल कंपनी डबल रेंट देने को तैयार है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस करंट टेनेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कल का दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिस्टर साउ आने वाला था, एजेंट नए टेनेंट्स लेकर आएगा, चेनाओ खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगा और मैं पूरा जाल खींचने वाला था। मैं बैठा और एक कागज निकाला और नंबर्स लिखने शुरू किए, क्योंकि अब ये गेम इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से जीता जाएगा। मैंने कागज पर एक एक करके सारे नंबर लिखे। क्वीनन कीमत 3.2 मिलियन युआन परचेस टैक्स, 2,80,000 2 साल का इंश्योरेंस, 1,00,000 2 साल का मेंटेनेंस और रिपेयर्स, 80,000 2 साल का फ्यूल, 60,000 ऑफिस बिल्डिंग के रेंट में जो डिफरेंस मैंने सहा वो 1.2 मिलियन, और एम्प्लॉयज की सैलरीज जो मैंने एडवांस में दी वो 5 लाख टोटल आया, 5.42 मिलियन युआन। मैं कुछ सेकंड तक उस फिगर को घूरता रहा और फिर खुद ही हंसी आ गई। मैंने सच में 5 मिलियन से ज्यादा खर्च करके एक पूरी इनग्रेड गैंग पाल ली थी, और बदले में मिला क्या? धन्यवाद तो दूर, उल्टा मुझ पर ही आरोप कि मैं कंपनी का फायदा उठा रहा हूं, और ऊपर से 12,28,000 युआन का फाइन। मैंने धीरे से पेन रखा और सोचा, ठीक है, कल तुम लोग सब कुछ लौटाओगे, इंटरेस्ट के साथ। सोमवार सुबह 9 बजे मैं अपने डेस्क पर बैठा था, धीरे धीरे अपनी चीजें समेट रहा था। उनकी नजरों में मैं अब आउटडेटेड और साइडलाइन डायरेक्टर था, और चेनाओ फ्यूचर का राइजिंग स्टार। तभी आवाज आई, मिस्टर साउ आ गए हैं। किसी ने जल्दी से कहा, ठीक है, वांग कार को एंट्रेंस पे ले जाओ, जल्दी, वांग जल्दी करो, मिस्टर साउ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद पैनिक शुरू हो गया। क्या हुआ? जल्दी करो, मिस्टर साउ देख रहे हैं। नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही, अभी तो परफेक्टली काम कर रही थी। ये कैसे? ब्रेक दबाया था? हाँ, दबाया था। ये क्या हो रहा है? मैं दूर से ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर बोला, परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि एग्जैक्टली उसी क्रिटिकल मोमेंट पर कार ने जवाब दे दिया। तभी किसी ने घबराकर कहा, डायरेक्टर लियांग, कार लॉक हो गई है, एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, इंजन इमोबिलाइज्ड है, स्पेयर की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेफ में है, जाकर लाओ। लेकिन मुझे पता था ये इतना आसान नहीं है। उस कार का एंटी थेफ्ट सिस्टम टॉप टियर था। वंस रिमोटली लॉक हो जाए तो बिना ऑनर के हाईएस्ट लेवल पासवर्ड के कोई उसे हिला भी नहीं सकता। तभी लियांग घबराकर मेरे पास आई। लिनफेंग, तुमने किया है ना? कार क्यों नहीं चल रही? मैंने कैजुअली कहा, डायरेक्टर लियांग, अगर कार खराब है तो उसे रिपेयर के लिए भेजिए। मुझे क्यों बुला रही हैं? मैं मैकेनिक नहीं हूं। वह ऑलमोस्ट भड़क गई। नाटक मत करो, सिर्फ तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, अनलॉक करो। मिस्टर साउ बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनलॉक करूं? डायरेक्टर लियांग आपको भूल गया क्या? पिछले शुक्रवार सुपरवाइजर चेन ने इसे कंपनी एसेट डिक्लेयर कर दिया था कि जो उसके पास है, मैनेजमेंट उसके पास है। अगर अब कार काम नहीं कर रही तो मुझसे क्या लेना देना? आसपास खड़े लोग पूरी तरह ऑकवर्ड हो चुके थे। मैंने और ऐड किया, इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को रिसीव करने के लिए तो प्रिंसिपल्स वाला सुपरवाइजर चेन ही काफी है ना? लियांग ने गुस्से में कहा, लिन फेंक, मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अभी की अभी कार अनलॉक करो। मैंने हल्की हंसी के साथ पूछा, आदेश किस अधिकार से? वह बोली, मैं तुम्हारी बॉस हूं। मैंने सिर झुकाकर कहा, ओह बॉस, तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो कार मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये तय करना मेरा हक है कि वह कब काम करेगी और कब नहीं। और अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो कार का भी नहीं। इतने में मिस्टर साउ खुद सामने आ चुके थे और पूरे सीन को देख रहे थे। लियांग तुरंत घबराकर बोली, मिस्टर साउ, हमें बहुत अफसोस है, कार में अचानक प्रॉब्लम आ गई, हम अभी ठीक करते हैं। तभी मैंने कामली कहा, मिस्टर साउ, मैं रिजाइन करने वाला हूं। लियांग तुरंत बीच में बोली, सर, ये कंपनी इनके लिए बहुत छोटी है, जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने खुद ही इश्यूज क्रिएट किए। लेकिन मिस्टर साउ ने उसे रोका और कहा, डायरेक्टर लियांग, मुझे याद है 2 साल पहले मैंने आपकी कंपनी के साथ काम करने का फैसला सिर्फ मिस्टर लिन के सम्मान में लिया था। लियांग हड़बड़ा गई, सर, यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर साउ ने सीधा जवाब दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनकी कार कॉन्फिस्केट कर ली और इन्हें निकाल दिया, यह भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं उस कार में बैठा हूं। मिस्टर लिन ने खुद मुझे बताया था कि उन्होंने ये कार क्लाइंट्स को सीरियसली ट्रीट करने के लिए अरेंज की है। फिर आपके हिसाब से ये कॉरपोरेट व्हीकल का प्राइवेट यूज कैसे बन गया?
लियांग कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने कहा, सर प्लीज, डायरेक्टर लिन ने पहले रूल्स वायलेट किए। तभी मिस्टर साउ ने सख्त आवाज में कहा, चुप। फिर लियांग मेरी तरफ मुड़ी और धीरे से बोली, लिन फेंक, मिस्टर साउ को बताओ कि ये सब इंटरनल मैटर है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, बाहर तमाशा मत बनाओ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, डायरेक्टर लियांग, जब आपने पूरी कंपनी में क्रिटिसिज्म सर्कुलर जारी की थी तब आपको पब्लिक इमेज की याद नहीं आई। जब आपने चेनाऊ को मेरी चीजें जमीन पर फेंक कर कुचलने दिया तब नहीं सोचा। फिर मैंने मिस्टर साउ की तरफ मुड़कर कहा, सर, आपको यह सब देखने के लिए मजबूर किया, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आज से मेरा इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है और ये कार मैं वापस ले रहा हूं। मैंने रिमोट से अनलॉक किया और जो कार कुछ सेकंड पहले डेड लग रही थी वह अचानक से जिंदा हो गई। इंजन स्मूथ तरीके से स्टार्ट हो गया। मैंने ड्राइवर से कहा, नीचे उतरो। वह तो पहले ही घबराकर बाहर आ चुका था। मैं खुद ड्राइवर सीट पर बैठा और मिस्टर साहू से कहा, सर, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन छोड़ देता हूँ। और जहां तक इस कंपनी की बात है, मुझे लगता है इनके लिए शेयर्ड बाइक्स ज्यादा सूटेबल रहेंगी। मिस्टर साहू हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वेल सेड मिस्टर लिन, दरअसल मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है और मुझे एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर की जरूरत है। चलते चलते बात करते हैं, मैंने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा। तभी पीछे से लियांग की घबराई हुई आवाज आई, मिस्टर साउ रुकिए, अभी बात पूरी नहीं हुई। वो साउ बाजून की स्लीव पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने तुरंत बीच में आकर उसे रोक दिया और मिस्टर साउ ने ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहा, डायरेक्टर लियांग, बिजनेस करने से पहले इंसान बनना पड़ता है। कैरेक्टर ठीक नहीं होगा तो बिजनेस में दूर तक नहीं जाओगे। इतना कहकर वो मुड़े और सीधे मेरी क्वीनन की तरफ बढ़े। मैंने पोलाइटली डोर खोला, उन्हें बैठाया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया। वो 121 इंजन की डीप भारी गरज गूंजी, जैसे कोई दबा हुआ बीस्ट आखिरकार आजाद हो गया हो। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, लियांग वहीं जमीन पर बैठ गई थी, पूरी तरह टूट चुकी। और फिर मैंने एक्सेलरेटर दबाया और वह पूरी दुनिया पीछे छूट गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मिस्टर साउ हल्का सा मुस्कुराए। मिस्टर लिन, ये काफी शानदार था। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी ऐसे ही छोड़ दिया तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आसान? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी समय 10 बजे बज चुके थे, वही टाइमिंग जब रियल एस्टेट एजेंट नए टेनेंट्स के साथ ऑफिस पहुंचने वाला था। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया, लिंजी, हम पहुंच गए हैं। डायरेक्टर लियांग शायद हालत में नहीं है और रिसेप्शन हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, सीधे पुलिस को कॉल करो, इलीगल ऑक्यूपेंसी का केस है, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी पेपर्स रेडी रखना। रिसीव्ड रिप्लाई आया। मैंने फोन रखा और हल्की सी ठंडी मुस्कान दी। गेम अभी शुरू हुआ था। मिस्टर साउ को ड्रॉप करने के बाद मैं सीधे लॉ फर्म पहुंचा। वकील ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर कहा, मिस्टर लेन, आपके पास जो प्रूफ्स हैं उसके आधार पर व्हीकल यूजेस कॉस्ट, एडवांस फंड्स और रेपुटेशन डैमेज के लिए कंपनी के खिलाफ केस जीतने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है। और बिल्डिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ना रिन्यू किया है और ना खाली किया है, आप फोर्स्ड एविक्शन के साथ साथ इलीगल ऑक्यूपेंसी के दौरान डबल रेंट भी क्लेम कर सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लॉयर वोंग, एक चार्ज और जोड़िए। उसने पूछा, कौन सा? मैंने शांत आवाज में कहा, डेफेमेशन। चेनाऊ ने फैक्ट्स फैब्रिकेट किए, मुझे मेलिशियसली बदनाम किया और मेरी इंडस्ट्री रेपुटेशन को डैमेज किया। मैं उसे पर्सनली सू करना चाहता हूं, पब्लिक अपॉलॉजी और मोरल कंपनसेशन दोनों के लिए। वकील थोड़ा रुका और बोला, यह प्रूव करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि यह इंटरनल ईमेल्स थे। मैंने सीधा कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जल्दी पैसे दो। मैंने कार की कीज ले ली है, अब यूज करनी है तो एप्लीकेशन डालो और मेरी अप्रूवल का इंतजार करो। अगर ओबे नहीं किया तो क्या होगा? सब रिकॉर्डेड है। वकील हल्का सा मुस्कुराया, मिस्टर लेन, आप काफी प्रिपेयर्ड हैं, इससे चुनाव बच नहीं पाएगा। जब मैं लॉ फर्म से बाहर निकला तब तक शाम हो चुकी थी। मीनवाइल एजेंट पुलिस और नए टेनेंट्स को लेकर बिल्डिंग पहुंच चुका था। वहां पेपर्स दिखाए जा रहे थे। ये प्रॉपर्टी टाइटल है, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लास्ट मंथ एक्सपायर हो चुका है, रिन्यूअल नहीं हुआ। आपके पास 3 दिन है वैकेट करने के लिए। एंट्रेंस पे कुछ इंटिमिडेटिंग कलेक्शन टाइप लोग खड़े थे। रिसेप्शन वाला लड़का लिटरली डर के मारे कांप रहा था। नए टेनेंट्स डेड कलेक्शन बिजनेस से थे और वो लोग मेरे जैसे पॉलिट बिल्कुल नहीं थे। लियांग अपने ऑफिस में बंद हो गई थी, बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने चेनाओ को आगे कर दिया, शील्ड बनाकर। लेकिन उन कलेक्शन गाइज ने कुछ ही सेकंड्स में उसकी हालत खराब कर दी। उसकी आवाज तक बंद हो गई
और अंत में वह रोने लगा। उनमें से एक ने उसे पकड़कर पूछा, लड़के, तेरी बॉस कहाँ है? खुद छुप गई और तुझे आगे कर दिया। वो बस हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। उसी दौरान मिस्टर साउ ने भी अपना मूव कर दिया। दोपहर 2 बजे साउ ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट से ऑफिशियल नोटिस गया, लियांग की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लेम का राइट रिजर्व। उस एक मूव ने पूरी कंपनी की बैकबोन तोड़ दी और तभी मेरा फोन बजा। लियांग थी। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। लिन फेंक, तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे पूरी तरह खत्म कर दोगे? मैंने शांत आवाज में कहा। डायरेक्टर लियांग, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं सिर्फ अपना हक वापस ले रहा हूं। मिस्टर साउ ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म किया क्योंकि उन्हें आपका कैरेक्टर पसंद नहीं आया, और बिल्डिंग में लोग इसलिए आए क्योंकि आप लोग खुद निकलना नहीं चाहते थे। बात सिंपल है, रीजनेबली बिहेव करना चाहिए। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, लिन फेंक, हम यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स थे। क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना जरूरी है? अगर कंपनी खत्म हो गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने भी इसमें मेहनत लगाई है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेहनत, मेरी मेहनत को तुमने ऑब्लिगेशन समझ लिया। चेनाऊ ने उसे स्टेपिंग स्टोन बना लिया और तुमने उसे कचरे की तरह ट्रीट किया जिसे कभी भी फेंक सकती हो लियांग। जिस दिन तुमने उसे मुझे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने दिया, जिस दिन तुमने मेरी कार अपने पास रखने के लिए चीप ट्रिक्स खेले, उसी दिन हमारी वो यूनिवर्सिटी वाली फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, लिन फेंक, मुझसे गलती हो गई। सच में मैं मानती हूं, मैं तुम्हें कार वापस कर देती हूँ। ऑफिस का डबल रेंट भी दूंगी। बस प्लीज मिस्टर साहू से मेरे लिए बात कर दो। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ठंडे टोन में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। कल तक लीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डायरेक्टर लियांग, अब अपनी एनर्जी जज को समझाने के लिए बचा कर रखो। कॉल कटते ही एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे सब सेटल हो गया हो। लेकिन ऑनेस्टली असली तूफान अभी बाकी था। उसी रात अचानक इंटरनेट पर एक टॉपिक वायरल हो गया, रिच एग्जीक्यूटिव अब्यूजिंग इंटर्न। मैंने आर्टिकल खोला, लंबा इमोशनल पोस्ट। फोटो में चेनाऊ कार के अंदर बैठा रो रहा था। खुद को उसने एक ब्रेव यंग प्रोफेशनल की तरह पोर्ट्रे किया था, जो रूल्स के लिए खड़ा हुआ, और मैं विलेन बना दिया गया था। टेक्स्ट इतना मैनिपुलेटिव था कि कोई भी पढ़कर इंस्टेंटली उसके साइड में चला जाए। ऊपर से मेरी फोटो भी लीक कर दी गई थी। फेस ब्लर था, लेकिन मुझे जानने वाला कोई भी पहचान सकता था। मेरा फोन लगातार बस करने लगा। अब्यूज, थ्रेट्स, गालियां, पूरा इंटरनेट मेरे खिलाफ खड़ा था। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, चेनाऊ फुल स्केल वर्ड चाहता है। उसे लग रहा था पब्लिक ओपिनियन से वह पूरा गेम पलट देगा। ऑनेस्टली नाइव था। उसे ये नहीं पता था कि पब्लिक ओपिनियन दो धारी तलवार होती है। अगर बड़ा खेल खेलना है तो मैं भी खेलूंगा। लाइव इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, मैंने बस एक एम्प्लॉय के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया। कंपनी के रूल्स हैं, कॉरपोरेट व्हीकल पर्सनल यूज के लिए नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि रूल्स डिफेंड करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर लिन ने कंपनी एसेट्स पर कब्जा किया और अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके कंपनी को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्टर ने पूछा, प्राइवेट यूज का अमाउंट कितना है? उसने बिना झिझक कहा, 12,28,000। ये सिर्फ फ्यूल और वेयर एंड टीयर का 2 साल का खर्च है। फिर पूछा गया, आपको क्यों लगता है मिस्टर लिन ने ऐसा किया? चेनाऊ बोला, क्योंकि उसे लगा कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती। उसे प्रिविलेज का एहसास था। लाइव चैट में लोग पागलों की तरह मुझे गालियां दे रहे थे। एग्जीक्यूटिव है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। मैंने फोन उठाया और लॉयर वॉन्ग को मैसेज किया, अब काफी है, रिलीज कर दो। 5 मिनट बाद एक नई अकाउंट लिंक से एक वीडियो अपलोड हुआ। नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो एडिटिंग ट्रिक्स, सिर्फ फैक्ट्स। फर्स्ट पार्ट प्रूफ चेन, कार परचेस इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। सेकेंड पार्ट फंड फ्लो, बैंक स्टेटमेंट्स, फ्यूल कार्ड रिकॉर्ड्स। कुछ सेकंड के लिए लाइव चैट लिटरली फ्रीज हो गया। रिपोर्टर्स के फोन्स पर भी नोटिफिकेशन आ गया और उनकी एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गई, सिंपैथी से सीधे शॉक और एक्साइटमेंट में। एक रिपोर्टर ने तुरंत पूछा, डायरेक्टर लियांग, मिस्टर लीन द्वारा पब्लिक किए गए प्रूफ्स क्या असली हैं? यह लग्जरी कार वास्तव में उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दूसरा चेनाऊ की तरफ मुड़ा, मिस्टर चेन, रिकॉर्डिंग में जो थ्रेट्स हैं वो आपकी आवाज है। क्या आप पब्लिक सिंपैथी मैनिपुलेट कर रहे थे? चेनाऊ हकलाने लगा, ना नहीं, ये एडिटेड है, फेक है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। लियांग घबरा कर बोली, हमें वेरीफाई करना होगा, और वो चेनाऊ को लेकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कैमरा सब कैप्चर कर चुके थे। लियांग पूरी तरह बिखरी हुई। चेनाऊ का चेहरा सफेद पड़ चुका। गेम ओवर।
ये बैटल मैं क्लीन स्वीप से जीत चुका था। कुछ दिनों बाद लियांग की कंपनी ने ऑफिशियली बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। ऑनेस्टली ऐसा होना जरूरी नहीं था, लेकिन उसने मिस्टर साउ को ऑफेंड किया। पूरे इंटरनेट पर खुद को एम्ब्रेस कर लिया। कोई क्लाइंट उसके साथ काम करने को तैयार नहीं था, और ऊपर से मेरा मैसिव क्लेम पेंडिंग था। उसकी पूरी फाइनेंशियल चेन कोलैप्स हो गई। चेनाओ को नौकरी से निकाल दिया गया, और सुना कि बहुत बुरी तरह क्रेडिटर्स ने उसे घेरा। कोई पेपर्स फेंक रहा था। जब उसने लियांग से कंपनसेशन मांगा, तो उसने सीधा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाई, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करता तो कंपनी कभी नहीं गिरती। उस एक थप्पड़ ने उसका करियर भी तोड़ दिया, और उसका सपना भी। 1 महीने बाद मेरी नई कंपनी के ऑफिस में मैं आराम से बैठा था, जब असिस्टेंट ने आकर कहा, सर आपसे मिलने कोई आया है। और जैसे ही मैंने सिर उठाया, सामने लियांग खड़ी थी। वो मेरे सामने खड़ी थी, टूटी हुई आवाज में बोली, लिन फेंक, हम क्लासमेट्स थे, प्लीज केस वापस ले लो मेरे पास। अब कुछ नहीं बचा, घर और कार जब्त हो चुके हैं। मैं कर्ज में डूबी हूं। अगर तुमने केस जारी रखा तो मैं जेल चली जाऊंगी। मैंने उसे कुछ सेकंड देखा और धीरे से पूछा, लियांग, जब तुम मुझे 12,28,000 युआन का फाइन मार उतारने वाली थी, तब क्या तुमने इस दिन के बारे में सोचा था? उसकी आंखें भर आई। मैं जलन में अंधी हो गई थी। तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी कैपेबिलिटी से पूरी कंपनी तुम्हें फॉलो करती थी। मैं प्रूव करना चाहती थी कि मैं बॉस हूं। मैं तुम्हें पीछे छोड़ना चाहती थी। मैंने तुरंत पूछा, इसलिए तुमने चेनाओ को टॉलरेट किया? वो सिर झुकाकर बोली, हाँ, वो मुझे मेरी यंगर सेल्फ की याद दिलाता था। एम्बिशियस था। मैंने ठंडे टोन में कहा, एम्बिशन अगर कैपेबिलिटी और प्रिंसिपल्स के बिना हो तो वो एम्बिशन नहीं, सिर्फ ग्रीड होती है। वो घुटनों पर बैठ गई। लिन फेंक, सच में गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर कुछ नहीं तो मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो। मैं डेट चुका दूंगी। मैंने उसे जमीन पर घुटनों के बल देखा, लेकिन अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। बस एक अजीब सी खालीपन और हल्की सी उदासी। यही वो इंसान थी जिसे मैंने कभी दिल से सपोर्ट किया था। यही वो पार्टनर थी जिस पर मैंने भरोसा किया था। और अब इंटरेस्ट के सामने इंसान कितना फ्रेजाइल हो जाता है, ये साफ दिख रहा था। मैंने धीरे से कहा, लियांग, मुझे स्टाफ की कमी नहीं है। और मैं खड़ा होकर ग्लास विंडो के पास चला गया। नीचे ट्रैफिक बह रहा था। जिंदगी चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बिना पीछे देखे कहा, केस चलेगा, 50 मिलियन युआन की कंपनसेशन नॉन नेगोशिएबल है। ये प्रिंसिपल है, और आगे तुम्हारे साथ क्या होगा वह तुम्हारा मामला है। अब तुम जा सकती हो। उसके जाने के बाद बस एक ही चैप्टर बचा था। उसने मुझे काउंटरलेस मैसेजेस और अपोलॉजी लेटर्स भेजे थे, लेकिन मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया, जब तक कि ट्रायल के दिन वो कोर्ट के बाहर मुझे नहीं मिला। लिंजी, मैं रुका, सनग्लासेस उतारे और उसे देखा। चेन आओ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है? उसने तुरंत सिर हिलाया। डेस्परेट होकर मैंने सीधा कहा, मुझे नहीं लगता। मैंने 6 मिलियन युआन कार पर खर्च किए, 5 लाख सैलरीज में डाले, 1 मिलियन रेंट सब्सिडी दी, और बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारी कंप्लेंट और पब्लिक ह्यूमिलिएशन। तुमने सिर्फ एक जॉब खोई है और एक बैड रिकॉर्ड पाया है। मैंने लगभग अपनी डिग्निटी खो दी थी। वो चुप हो गया। मैंने आखिरी बार कहा, ऊपर चढ़ना गलत नहीं है, लेकिन किसी और की काइंडनेस पर पैर रखकर ऊपर नहीं चढ़ते। यह लेसन 12,28,000 युआन में नहीं आता, इसे याद रखना। इतना कहकर मैं काम कोर्ट रूम में चला गया। पीछे से उसकी टूटी हुई रोने की आवाज गूंज रही थी। कुछ महीने बाद मैंने अपनी कंसल्टिंग कंपनी शुरू की। नए इन्वेस्टर्स आए। बिजनेस स्मूथली ग्रो करने लगा। मेरी क्वीनन अभी भी मेरे पास थी, डेडिकेटेड ड्राइवर के साथ। कभी कभी मैं पुराने दिन याद करता जब मैं बिना सोचे समझे कंपनी के लिए खुद को झोंक देता था। वो मेरी यूथ थी और मेरी नाइविटी भी। फिर एक दिन मैं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करने गया। ग्राउंड फ्लोर पर एक बबल टी शॉप के बाहर मुझे एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, सर आपका तापियों का टी रेडी है। मैंने देखा, वो चेनाऊ था। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। वह कॉन्फिडेंस और एरोगेंस कहीं खो चुका था। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे देखता रहा। तभी एक कस्टमर उस पर चिल्लाने लगा, इतना स्लो क्यों हो, और उसे गालियां देने लगा। चेनाऊ ने सिर झुका लिया और बार बार बोला, सॉरी सॉरी, अभी करता हूं। कस्टमर ने गुस्से में टी काउंटर पर पटक दिया, लेकिन चेनाऊ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस कपड़ा उठाकर चुपचाप साफ करने लगा। आंखें लाल थीं। वह सीन अजीब तरह से फेमिलियर लगा। बस फर्क इतना था कि जो कभी खुद को सिस्टम का रिफॉर्मर समझता था, उसे जिंदगी ने खुद रिफॉर्म कर दिया था। मैं बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मॉल से बाहर निकला। धूप थोड़ी तेज थी। वांग ने कार का डोर खोला। सर कहाँ चलना है? मैंने कहा, घर। मुझे लगा कहानी यहीं खत्म हो गई।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक आखिरी एपिसोड बाकी है। उसी रात मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में टहल रहा था। एक फुटब्रिज के नीचे से गुजरते वक्त मैंने किसी को कूड़ेदान में कुछ ढूंढते देखा। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, लेकिन वो सिलहूट पहचानने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा। वो लियांग थी। शायद उसे मेरी नज़र महसूस हुई। वो मुड़ी, हमारी आंखें मिली, और जैसे ही उसने मुझे पहचाना, उसकी आंखों में शौक से लेकर एक्सेप्टेंस और फिर गहरी शर्म और असहजता साफ दिखने लगी। वह जल्दी से कूड़ेदान से मिला आधा टुकड़ा रोटी उठाकर भागने लगी, लड़खड़ाते हुए। इतनी हड़बड़ी में कि एक जूता भी वहीं छूट गया, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। मैं बस खड़ा देखता रहा। मेरी बेटी ने मेरा हाथ खींचकर पूछा, पापा, उस आंटी को क्या हुआ? मैंने हल्की सांस ली और शांत आवाज में कहा, जब लियांग की कंपनी बैंकरप्ट हुई, उसके पति बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चला गया। डिवोर्स दे दिया, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो भी ले गया। मैं चलते चलते उसे समझाता रहा। उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। उसे डिसऑनेस्ट पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया। वह हाई स्पीड ट्रेन तक में ट्रैवल नहीं कर सकती, और सुना है एक समय उसने अपनी जान लेने का भी सोचा था, लेकिन नहीं किया। मेरी नज़र अभी भी उस अंधेरे में गायब होती उसकी परछाई पर टिकी थी। अब वो शहर की सबसे इनविजिबल शैडो बन चुकी है। जैसे ही वह पूरी तरह अंधेरे में खो गई, मेरे अंदर बची हुई आखिरी बेचैनी भी धीरे धीरे शांत हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, हर बुरा इंसान आसमान से सजा नहीं पाता। ज्यादातर लोग खुद ही अपनी बर्बादी लिखते हैं। काइंडनेस एक चॉइस होती है, ऑब्लिगेशन नहीं। खासकर उनके सामने जो उसकी कदर करना नहीं जानते। और सच कहूं तो अगर उस समय मेरे पास वो क्वीनन नहीं होती, वो ऑफिस बिल्डिंग नहीं होती, मिस्टर साउ जैसे कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, तो शायद आज उस कूड़ेदान के पास खड़ा इंसान मैं होता। मैंने अपनी बेटी का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा, और हम धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगे। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी हमारी परछाई को लंबा खींच रही थी, और सड़क के किनारे मेरी वही ब्लैक लग्जरी कार शांत खड़ी थी, जैसे एक लॉयल गार्डियन। और इस बार मुझे पूरी क्लैरिटी थी, जिंदगी में स्टीयरिंग हमेशा अपने हाथ में ही होनी चाहिए। और हाँ, यहीं पर यह स्टोरी फाइनली खत्म होती है। लेकिन अगर तुम सच में डीप सोचो, तो ये सिर्फ बिट्रेयल या रिवेंज की कहानी नहीं है। ये है कंट्रोल, चॉइसेस, और उस परफेक्ट मोमेंट की जब तुम्हें गुड गाय बनना बंद करना पड़ता है, जिसे हर कोई लाइटली लेता है। क्योंकि ऐसी दुनिया में बिना बाउंड्रीज वाली काइंडनेस तुम्हें नोबल नहीं बनाती। वह तुम्हें वल्नरेबल बना देती है, और जिस पल तुम दूसरों को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ने देते हो, उसी पल तुम गेम हारना शुरू कर देते हो। लिन फेंग जीता इसीलिए नहीं क्योंकि वो रूथलेस था। वो जीता क्योंकि वो जाग गया था। उसने हर चीज कैलकुलेट की और बाकी सबसे ज्यादा स्मार्ट खेला। तो असली सवाल ये है, अगर तुम उसकी जगह होते, क्या तुम अभी भी काइंड रहते या फाइनली खुद को चूज करते? अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दी एनीमे एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ।